सदा वसन्तं विद्यानिधि। कितनी निश्चल, कितनी पवित्र, कितनी मासूम 2 साल की योगिता का ये आखिरी वीडियो है जिसमें वो विघ्नहर्ता की आरती और मंत्रोच्चार कर रही है, लेकिन वो अब इस दुनिया में नहीं है। मासूम योगिता की मौत का जिम्मेदार है ये शख्स गोविंदन रंगनाथन, जिसके जहरीले सिरप ने योगिता जैसे कई मासूमों को दवाई की जगह मौत दे दी। योगिता जैसे 20 से ज्यादा बच्चे हैं जिन्हें खांसी ठीक करने के लिए गोविंदन की कंपनी का कोल्ड ड्रिप सिरप दिया गया और एक एक करके 40 दिनों में 20 से ज्यादा मासूमों की जान चली गई। जरा सोचिए उन माता पिता का हाल जिन्होंने अपने दिल के टुकड़े को खोया। सोचिए उन परिवार के लोगों का हाल जिन्होंने अपने मासूम के इलाज के लिए हर संभव कोशिश की, लेकिन मौत के सौदागरों के आगे वो कमजोर पड़ गए। अब तक इस मामले में एक डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया। बच्चों को नागपुर के बड़े अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया। मुख्यमंत्री खुद छिंदवाड़ा और नागपुर जाकर बच्चों का हाल जान चुके हैं, लेकिन सवाल उठते हैं कि आखिर ये काला कारोबार कब से चल रहा था? आखिर किसकी सरपरस्ती में चल रहा था? किन किन इलाकों में पहुंच चुका है जहर वाला सिरप? क्या अधिकारियों की लापरवाही के कारण हुई मासूमों की मौत? क्या मुनाफे के खातिर डॉक्टर्स ने किया अपने पेशे को शर्मसार? क्या कंपनी डॉक्टर्स और अधिकारियों का गठजोड़ बनी मासूमों की मौत की वजह? हर मौत के बाद ऐसे सैकड़ों सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं, लेकिन जवाब शायद किसी के पास नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट BSTV। नमस्कार, BSTV देख रहे हैं आप। बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। एक मां की गोद खाली हो गई, पिता की उंगली छुड़ाकर मासूम हमेशा के लिए चला गया और एक मासूम मुस्कान हमेशा के लिए थम गई। ये पैकेज जो आपको दिखा रहे थे, ये कोई कहानी नहीं, एक खौफनाक सच्चाई है। एक ऐसा जहरीला सिरप जिसने 20 से ज्यादा बच्चों की जान ले ली। कार्रवाई की जा रही है, जिम्मेदारों को जेल भी भेजा जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये, क्या इन कार्रवाई के बाद हम भरोसे के साथ ये कह सकते हैं कि दोबारा छिंदवाड़ा जैसी घटना नहीं होगी? लगातार BSTV एक के बाद एक तमाम सवाल खड़े कर रहा है। हमने शुरुआत से गंभीर चर्चाएं की है और सवाल पूछा गया है। कईयों के जवाब थोड़े मिले, लेकिन अभी भी तह तक मामले में जवाब नहीं मिल पाए हैं। उम्मीद की जा सकती है कि अब हम जो चर्चा करेंगे आगे, जो लगातार लोग आक्रोशित होकर सवाल पूछ रहे हैं, कार्रवाई जिम्मेदारों पर होनी चाहिए, वो कार्रवाई हो और कम से कम ये भरोसा मिले कि अगली बार प्रदेश में ऐसी तस्वीर नजर ना आए। चर्चा करेंगे। एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। कांग्रेस प्रवक्ता है कुंदन पंजाबी जी, बहुत स्वागत है कुंदन जी आपका BSTV में, स्टूडियो में मौजूद है। और समाजवादी प्रवक्ता यश भारती जुड़ेंगे, फिलहाल वो नहीं जुड़े हैं। और इसके अलावा प्रदेश संयोजक है SPA राजन नायक साहब, बहुत स्वागत है आपका नायर साहब। और साथ ही मेडिकल स्टोर संचालक से संदीप परिहार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप जी बहुत स्वागत है आपका। और इसके अलावा वरिष्ठ अधिवक्ता है पुनीत तिवारी जी, बहुत स्वागत है आपका तिवारी जी। BSTV में वरिष्ठ पत्रकार विनोद तिवारी जुड़ेंगे, फिलहाल वो नहीं है। और डॉक्टर है करण पिपरे साहब, बहुत स्वागत है सर आपका। चर्चा की शुरुआत करेंगे कुंदन पंजाबी जी, पहले आपके पास आऊं क्योंकि लगातार जो सवाल कर रहे हैं, विपक्ष ने अपने सवाल उठाए हैं। अब विपक्ष तमाम सवाल और भी कर रहा है। इससे पहले हमने चर्चा की कि कमलनाथ ने लगातार सोशल मीडिया पर सवाल उठाए, लेकिन इस मौके पर जहां परिजन के पास पहुंचना चाहिए था वो नहीं पहुंचे। अब क्या कुछ आपके सवाल अभी हैं, क्योंकि बहुत सारी कार्रवाई की भी गई है, मुख्यमंत्री लगातार नजर बनाए हुए हैं, क्या आपकी प्रतिक्रिया कुंदन जी? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं आपको, आपके पूरे पैनल को, आपके दर्शकों को, सबका अभिवादन करता हूं। और मध्य प्रदेश के अंदर पिछले दिनों छिंदवाड़ा के अंदर जो 24 बच्चे काल कवलित हुए हैं, सरकार की घोर लापरवाही की वजह से मौत के मुंह में जा चुके हैं, उन सबके प्रति कांग्रेस पार्टी की तरफ से संवेदना व्यक्त करता हूं, उनको नमन करता हूं। देखिए, पिछले लंबे समय से मध्य प्रदेश के अंदर ये पिछले 3 सितंबर को पहली जब एक बच्चे की मौत हुई थी, तब सरकार को जाग जाना चाहिए था, सरकार नहीं जागी। और 8 सितंबर को महाराष्ट्र नागपुर की एक लैब से जब इस बात की पुष्टि हो गई कि कब सिरप के अंदर जहरीला पदार्थ मिला है, तब भी सरकार नहीं जागी। बाकी के बच्चों की जान बचाई जा सकती थी, लेकिन सरकार नींद में सो रही थी। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री, जो कि वर्तमान में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री भी हैं, वो त्योहार मना रहे थे। उन्होंने एक बहुत ही निर्लजता पूर्वक गैर जिम्मेदाराना बयान दिया। इस प्रदेश के अंदर
कि कफ सिरप से बच्चों की मौत नहीं हुई है। ये बहुत ही निंदनीय और गैर जिम्मेदाराना बयान था। उससे आगे बढ़ते हुए इस प्रदेश के पर्ची वाले मुख्यमंत्री मोहन यादव जी तब मध्य प्रदेश के अंदर नहीं थे, असम के कांचीरंगा के अंदर हाथियों को गन्ना चुसा रहे थे। लेकिन पंजाबी जी थोड़ा रुक जाइए, क्योंकि देखिए मैं चाह रहा हूं कि बहुत गंभीर मसले पर हम चर्चा कर रहे हैं, आप इस पर सियासत का एंगल मत लाइएगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें नहीं है, बहुत संवेदनशील मुद्दा है। अगर सियासत की बात होगी तो कमलनाथ जी नहीं पहुंचे, वो भी जिम्मेदार बताए जाते हैं छिंदवाड़ा में, मॉडल की चर्चा करते हैं। क्षोभ है इस बात का, बहुत गम है, दुख है, तकलीफ है, ये उसकी परिणति है जो सामने आ रही है। इस प्रदेश के पर्ची वाले मुख्यमंत्री जी उस समय असम में थे, उनको अपना सरकारी दौरा छोड़ के, पर्यटन छोड़ के तत्काल मध्य प्रदेश वापस आना था, जब मध्य प्रदेश के अंदर मासूमों की मौत हो रही थी। लेकिन लापरवाही पूर्वक वो वहीं थे। उसके बाद यहाँ मध्य प्रदेश में आते हैं, ठीक है, आपके ही पत्रकार चौथे स्तंभ जब उनके प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से यह प्रश्न करते हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर बच्चों की मृत्यु हो रही है, तो मुख्यमंत्री बहुत ही गैर जिम्मेदाराना तरीके से बहुत सारे सवाल है और पत्रकार को हड़काते हैं। अब सुन लीजिए, ये बहुत निंदनीय है। थोड़ा संयम से बात करते हैं, क्योंकि मुझे लगता है आपकी भावनाएं भी आहत हैं, आप भी सवाल कर रहे हैं, ठीक है, चर्चा पर लौटेंगे, लेकिन काफी अहम सवाल है। पहले वो सवाल हम आपको दिखा देते हैं कि क्या वो सवाल है जिनके जवाब मिलना बाकी है। अब तमाम तरीके से जिम्मेदार बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी एक बड़ी सूची है जिसमें जिम्मेदार है। इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी की बात करें तो 14 साल तक कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली कंपनी रंगनाथन का नाम है, उस पर कार्रवाई अब हो रही है। लेकिन पहले इसमें क्यों उसमें मामले में तस्वीरें सामने नहीं आ सकी, पहले क्यों इसकी चीजें तय नहीं कर जा सकी? वर्षों से ये दवाओं की आपूर्ति करती रही है और कोल्ड ड्रिंक सिरप की रैंडम सैंपलिंग नहीं की गई, ये भी एक बड़ा सवाल है। इन्हीं दुकानों में कोल्ड ड्रिंक सिरप मरीजों को दी गई, इसका जिम्मेदार कौन है, ये भी बड़ा सवाल। कभी भी कोल्ड ड्रिंक के सैंपल नहीं लिए गए, क्यों सैंपल नहीं लिए गए, किस लिए जिम्मेदारी दी गई थी? अस्पताल की व्यवस्थाओं को नहीं रोक सके, ये भी एक बड़ा सवाल है। सिस्टम की कमान संभालने में विफल रहे यहाँ पर रंगनाथन, जिनको लेकर तमाम सवाल, और दवा सिस्टम की निगरानी सही तरीके से नहीं की गई, क्योंकि तमाम ये नाम आपको बता रहे हैं, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इन्होंने ही कोल्ड ड्रिंक दवाई लिखी थी, ये प्रवीण सोनी है, डॉक्टर हैं, स्वास्थ्य सेवाओं को जिम्मेदारी से नहीं चला सके। जिस तरीके से ये नाम सामने आ रहे हैं, सिर्फ नाम मात्र के मंत्री बनकर रह गए नरेंद्र शिवाजी पटेल, इनकी तस्वीर भी आप देख लीजिए। और अपनी जिम्मेदारी भी निभाने में पूरी तरह नाकाम रहे राकेश सिंह, क्योंकि प्रभारी उनको जिले का बनाया गया। तमाम ही जिम्मेदार हैं, तमाम नाम हैं, इनको लेकर अब लगातार चर्चा है। और हमारा सवाल ये है कि ये अपनी जिम्मेदारी कब स्वीकार करेंगे, कब सामने आएंगे? चर्चा पर दोबारा लौटेंगे और कुंदन पंजाबी जी हमारे साथ जुड़े हुए, तमाम बातों का जिक्र वो कर रहे हैं। विनोद तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। विनोद जी, मैं आपके पास आऊंगा। और जिस तरीके से ये लगातार चर्चाएं हो रही हैं, अब कार्रवाई की बात की जा रही है, तमाम तरीके से लोगों को जिम्मेदार बनाया गया है, रंगनाथन को गिरफ्तार कर लिया गया है, और भी बहुत सारे जिम्मेदार इसमें हैं। चाहे डॉक्टर प्रवीण सोनी को देख लिया जाए, नरेश गुरारे को देख लिया जाए, सीएमएचओ रहे हैं, दिनेश मौर्य ड्रग कंट्रोलर रहे हैं, जिनको जिम्मेदारी दी गई, समय पर कोई जांच नहीं हुई, कोई सैंपल नहीं लिया गया, जिसका खामियाजा हमने देखा। क्या कुछ आपके सवाल सर? देखिए, ये जिस तरह का मामला है उसमें बड़ी साफ बात है, और मैंने आज दिन में भी ये बात बोली थी और अब फिर उस बात को दोहराना चाहता हूं मैं, कि जिस तरह से कोई आपराधिक प्रकरण जब दर्ज कृत्य होता है तो हमें सबसे पहले आपराधिक प्रकरण दर्ज करना चाहिए। और मेरा ये मानना है कि इस पूरे मामले में हमें गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज करना चाहिए, उसके बाद फिर बाकी जांचें होंगी। क्योंकि ये जितने भी आप नाम ले रहे हो, प्रवीण सोनी तो एक मोहरा है, उसकी क्या दम है, उसने सिर्फ ये है कि वो बात छुपा ली, लेकिन जिनने जहर मिलवाया, जिनने उस जहर मिलाने के पीछे रिश्वत खाई है, उनको कौन निपटाएगा? उनको पकड़ने की जरूरत है। आप जो बात कह रहे थे, जैसे आपके चैनल पे भी आपने दिन में भी ये बात बोली थी, अभी शाम को भी बोल रहे थे कि मंत्री इतने गैर जिम्मेदार हैं, उनको फुर्सत नहीं है वहां जाने की। उनके घर में अगर कोई मासूम की मौत होती तब पता चलता उनको। इस तरह का बर्ताव कर रहे हैं जैसे कि कोई गैरियत है, मतलब उनको अपने से मतलब है। प्रशासन क्या होता है, शासन क्या होता है? अरे भाई, आप संवेदनशील हो, जन कल्याण के लिए आपको बैठा लाया जनता ने, आप तो जन कल्याण की जगह जन हंता बन रहे हो, और वो भी उन मासूमों के जो बेचारे अभी पल्लवित हो रहे हैं, पुष्पित हो रहे हैं, जिनको अभी यही समझ नहीं कि उनके साथ क्या होने वाला है। उन मासूमों की मौत का जिम्मेदार कौन है? इस जिम्मेदारी को कहीं ना कहीं तो तय करना पड़ेगा। मैं मुख्यमंत्री से भी कहूंगा, मैं लेकिन विनोद जी, क्या आपको लगता है ये संभव है कि अभी इस तरह की कार्रवाई की जाए, गैर इरादतन हत्या का केस इन पर लगाया जाए? सबसे पहले नाम सामने आया है, सबसे पहले दर्ज किया जाए, उसके बाद फिर उसमें जितने ही लोग हैं,
भाई देखिए, पुलिस जब कोई प्राइमरी फेसी दर्ज करती है तो बहुत सारे लोगों से पूछताछ करती है, बहुत सारे लोगों को आरोपी बनाती है, लेकिन जब चालान पेश होता है तो उसमें जो अपराधी हैं उनको उनके ऊपर अपराध दर्ज किया जाता है और बाकी लोगों को बाहर कर दिया जाता है, किसी को गवाह बना लिया जाता है, किसी को छोड़ दिया जाता है कि भाई इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। लेकिन यहाँ पे इस तरह कोई कार्रवाई नहीं हो रही। मैं देख रहा हूँ साहब प्रशासन, अरे सस्पेंड करना या भाई सस्पेंड करना कोई बहुत बड़ी कार्रवाई नहीं होती, सबसे इनिशियल वर्क होता है। लेकिन यहाँ आप हत्या कर रहे हैं, गैर इरादतन हत्या, भाई जैसे एक्सीडेंट हुआ है, एक्सीडेंट में किसी की मौत किसी के साथ हो जाती है तो हम गैर इरादतन हत्या का मुकदमा तत्काल दर्ज करते हैं। यहाँ भी वो मुकदमा दर्ज करना चाहिए। भाई इंटेंशन नहीं होगा किसी का मारने का, लेकिन चूंकि मरे हैं और इस कारण से मरे हैं, भाई आप कानून की परिभाषा देखिए ना, कानून का इस्तेमाल कीजिए ना, क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों डर रहे हैं? बिल्कुल भाई जो भी जिम्मेदार है, मैं कह रहा हूं उन सबको, किसी ने जो भी जिम्मेदार है किसी को नहीं बख्शना चाहिए। ठीक है, लेकिन विनोद जी एक और महत्वपूर्ण सवाल कि ये कार्रवाई अब कैसे की जाएगी, इसके लिए सबसे पहला कदम कौन उठाएगा? क्योंकि मुख्यमंत्री लगातार निगरानी बनाए हुए हैं, लगातार इसको निर्देश दे रहे हैं, क्या आगे की तस्वीर नजर आ रही है? देखिए, मुख्यमंत्री को और मुख्य सचिव को मध्य प्रदेश के एक एसआईटी का गठन करना चाहिए इसमें तत्काल। और मैं जो बात कह रहा हूं कि वो मुकदमा दर्ज हो और एसआईटी उसमें जांच करे, और जो प्रमुख दल है और जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं उनको भी उस एसआईटी में शामिल करा जाए। एक अलग तरह का क्योंकि ये मामला जो है सिर्फ सिंपल सा एक किसी की दवाई में मिलावट का नहीं है, ये आपने जनता के साथ खिलवाड़ किया है, ये बहुत बड़ा अपराध है। इस अपराध की कोई सीमा नहीं है, बहुत बृहद स्तर का अपराध है ये कोई आपदा नहीं है, कोई एक्सीडेंट नहीं हो गया है, ये बच्चे आज जिंदा हो सकते थे अगर ये लापरवाही ना बरती गई होती। बिल्कुल लगातार, और उसके ऊपर कोई, देखिए आपने संज्ञान कब ले रहे हो कि जब मामला हद से बाहर जा चुका है। बिल्कुल हद से बाहर, और कई जगह तो ऐसा हुआ कि जो बच्चे जब सूचना मिलने लगी उसके बाद भी आप देखिए जहर कितना असर करा है कि बच्चों को चाहकर नहीं बचाया जा सक रहा है। जो दवाई 5 बच्चों की मौत, उसके बाद लगातार संख्या बढ़ती गई। केमिकल 2% मिलना चाहिए था, वो आपने 48% मिला दिया, 46%। बिल्कुल बिल्कुल, ये वाकई में आपने ठीक कहा, गैर इरादतन हत्या का होना चाहिए और बिल्कुल इस पर ध्यान देनी जानी चाहिए थी। बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया गया है। यश भारती जी आपके पास आऊंगा, गैर इरादतन हत्या का केस होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, कितने आप इससे सहमत हैं और क्या कुछ आप सवाल खड़े कर रहे हैं? भाई मुझे नहीं मालूम, आपके यहाँ पैनल में भी भारतीय जनता पार्टी के साथी यश भारती जी, आपकी आवाज यहां तक नहीं पहुंच पा रही। मेरी आवाज नहीं पहुंच रही जी, आपकी आवाज आ रही जी। देखिए ऋषभ भाई, मुझे नहीं मालूम भारतीय जनता पार्टी के साथी आपके पैनल में अभी हैं या नहीं है। क्या है वो पैनल? नहीं, वो अभी इस पैनल में नहीं है। लगातार हम सवाल भी खड़े कर रहे हैं, लेकिन वही है ना सर, इस जिम्मेदारी की बात है तो अभी फिलहाल वो नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसे लगातार चर्चाएं हुई हैं, कई डिबेट हमने की है, फिलहाल वो इस डिबेट पे नहीं है। नहीं ऋषभ भाई, मैं आपकी जिम्मेदारी की सराहना करता हूं कि आप बिना पक्षपात के सरकार से सवाल पूछने की आज के दौर में हिम्मत दिखा पा रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि जवाब देने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि क्यों भाग रहे हैं? ये सवाल तो उनसे पूछना चाहिए कि आखिर ऐसी घटना पे कार्रवाई क्या होनी चाहिए। जैसे आदरणीय वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय तिवारी जी जो मांग कर रहे हैं, हम उस बात से बिल्कुल सहमत हैं। लेकिन सवाल सत्ताधारी दल से भी तो पूछें कि आखिर ऐसे जघन्य अपराध के लिए, इसको मैं जघन्य अपराध का नाम इसीलिए दूंगा, नौनिहाल जो अपनी जुबान से अपनी तकलीफ नहीं बता सकते, हम डॉक्टर के पास ही जाकर के दवाई ले सकते हैं, और दवाई से अगर मौत हो जाए तो फिर आदमी इलाज पे भरोसा कैसे करेगा? बिल्कुल, अपनी दवाई लेने के लिए किसके पास जाएगा? अब सरकार ही अगर जहर बांट रही है, सरकार ही अगर जहर दे रही है मरहम देने की जगह, तो फिर किसके पास जाया जाए? क्या विपक्ष के पास आएंगे लोग? क्या विपक्ष के नेताओं की जिम्मेदारी रहेगी? सत्ताधारी दल, सत्ताधारी सरकार, सत्ताधारी दल के लोग क्या जिम्मेदारी समझते हैं? आखिर ये सारी दवाइयां मार्केट में आई कैसे? इसके पीछे कौन लोग हैं? 3 की चीज 33 में बिक कैसे रही है? सारा ये जो घोटाला चल रहा है, हम पूर्व से देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जो लगातार शासन कर रही है, तो भ्रष्टाचार की एक बड़ी परत जम चुकी है, और इसको उखाड़ने का काम कौन कर रहेगा? यही सत्ताधारी दल है जो भारतीय जनता पार्टी मौजूदा सरकार है। मोहन यादव जी के पास गृह विभाग भी है, मोहन यादव जी मुख्यमंत्री भी हैं, कौन उनको जिम्मेदारी से रोक रहा है? नहीं, अभी जो कार्रवाई की जा रही है, जिस तरीके से रंगनाथन को गिरफ्तार किया गया है, इससे आप कितने सहमत हैं? आप किस तरह से इस कार्रवाई को देखते हैं? और बहुत सारे नाम है, पूरी सूची हम लगातार बता रहे हैं, उन पर भी गाज गिरनी चाहिए, ये सवाल हम उठा रहे हैं। ऋषभ भाई, तमिलनाडु का एक आदमी या तमिलनाडु की एक फर्म कोई गलत काम कर रही है, मध्य प्रदेश के अंदर कैसे आ गई वो चीज? मध्य प्रदेश के मार्केट में कैसे आ गई चीज?
और मध्य प्रदेश में मार्केट में बिक रही है वो चीज, बिल्कुल, किस पे कार्रवाई होनी चाहिए? क्या केवल स्वास्थ्य व्यवस्था जिम्मेदार है इन सब चीजों के लिए? गृह विभाग नहीं काम करेगा? गैर कानूनी चीजें कैसे मार्केट में आ रही हैं? अगर ठीक है, मैं आपके सवालों को बिल्कुल जो लोग देख रहे हैं, क्योंकि वाकई में अगर दूसरे राज्य से यहाँ पर चीजें आ रही हैं, क्यों वो बिना जांचे यहाँ पर लाई गई हैं, ये सवाल बनते हैं और जिम्मेदारों को इसकी जिम्मेदारी लेना चाहिए। पुनीत जी, मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि कानूनी पहलुओं पर लगातार चर्चा हो रही है। अब लगातार जो कार्रवाई की जा रही है, अभी इस कार्रवाई को आप किस तरीके से देख रहे हैं? और जो रंगनाथन को लेकर जो कार्रवाई की गई है, अधिक से अधिक क्या कार्रवाई इन पर हो सकती है? क्योंकि सीधे तौर पर बच्चों की मौत के जिम्मेदार हैं और कंपनी में जो जहर मिलाकर दवाई बेची गई, अगर इनके सामने सारी चीजें थी तो मुझे लगता है कि मुनाफे के लिए सब कर दिया गया और बच्चों के बारे में जरा भी नहीं सोचा गया। ये मामले यहां पर सामने आ रहे हैं और कैसे बच्चे होंगे, अगर एक दो छोटे मोटे केस कहीं और आए होंगे, किसी को पता भी नहीं होगा कि इस वजह से बच्चों की मौत हो गई है। बहुत गंभीर इस पर सवाल है, आपको कानूनी पहलू क्या नजर आता है? देखिए, ऐसा है कि कानूनी रूप से तो दायरा बहुत बड़ा होता है। कानूनी रूप में बहुत सारी चीजें होती है। मुख्य रूप से होता है नेचुरल जस्टिस जी, और किसी को भी अपराधी तब तक अपन घोषित नहीं कर सकते जब तक उसका अपराध सिद्ध नहीं हो जाए। प्राइमा फेसी जो रंगनाथन है, जो फैक्ट्री के मालिक हैं, उनको अभी गिरफ्तार किया गया है संभवतः इसी आधार पे, चूंकि उसकी मुख्य जिम्मेदारी यही है, उनकी फैक्ट्री पे दवा बनती है। लेकिन अगर कानूनी दृष्टि से देखें तो कानूनी दृष्टि से मेरा ऐसा मत है कि इसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर में सारी चीज़ें आ जाती हैं। जैसा अभी हमारे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता महोदय भाई साहब लोग कह रहे थे, इंफ्रास्ट्रक्चर जब तक मजबूत नहीं होगा तब तक ये चीज़ें नहीं रुकेगी। कानूनी पहलू ये है कि यदि ये कोल्ड ड्रिप सिरप बाजार में उपलब्ध थी तो उसको जारी करने वाले और पास करने वाला सिस्टम है, मुख्य जिम्मेदारी उसकी है। सिस्टम की जिम्मेदारी, सिस्टम की जिम्मेदारी, सिस्टम में जो उसको जो तय किया गया है, जो एजेंसी है उसको पास करने वाली, उसकी मुख्य जिम्मेदारी है कि प्रथम दृष्टया और समय समय पर जो रूल्स ड्रग्स कंट्रोल में हैं उसके हिसाब से उसका होना चाहिए। अब अगर इसके दूसरे पहलू में जाएं तो हम सामान्यतः देखते हैं, पढ़ते हैं, रोज की ये चर्चा होती है कि साहब इंफ्रास्ट्रक्चर में लैब नहीं है, प्रॉपर वहाँ कर्मचारी नहीं है, प्रॉपर प्रशिक्षित उसके कर्मचारी जो उनको टेस्ट करना चाहिए। तो जिम्मेदारी इस स्थिति में तय करना बड़ा मुश्किल है जब तक कि इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं होगा। और इसमें यदि अपन प्राथमिक दृष्टया अपन डॉक्टर को दोषी मान लें या दवा देने वाले फार्मासिस्ट को दोषी मान लें या दवा बेचने वाले मेडिकल स्टोर संचालक को दोषी मान लें, तो कानून की दृष्टि से पूर्णतः गलत है। डॉक्टर जैसे भी मैं एक चीज से सहमत नहीं हूं कि यहाँ डॉक्टर प्रवीण सोनी को गिरफ्तार किया गया है कानूनी रूप से। क्या डॉक्टर सोनी के पास ये इंफॉर्मेशन थी पहले से कि ये दवा अमानक स्तर की है? अमानक स्तर की दवा देखना डॉक्टर का काम नहीं किया जा रहा है कि उसमें बताया गया है कि 4 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों के दवाएं नहीं देनी। एक बीच में सवाल ये आ रहा है कि आपने कहा कि भाई डॉक्टर को नहीं पता था, क्योंकि आप अधिवक्ता हैं, इस बात को बेहतर समझ पाएंगे। एक मोटरसाइकिल किसी व्यक्ति ने खरीद ली और उसको ट्रांसफर भी करा ली, महीने भर बाद पता चला कि वो चोरी की है। तो चोरी की गाड़ी खरीदने के जुर्म में उस व्यक्ति पे भी अपराध दर्ज होता है जिसने खरीदी है, जबकि उसको पता ही नहीं था कि चोरी की है। तो जो निग्लिजेंसी हुई है अकॉर्डिंग तो गिरफ्तारी। और दूसरी बात यह है कि जिस तरह से औषधि प्रशासन विभाग जो है, कोई एक स्तर पे जांच नहीं होती जी, कई स्तरों पर कई मानकों की जांच होती है, उसके बाद दवाई बाजार में आती है। मैंने वही बात कही, भारत सरकार भी है, उसमें मध्य प्रदेश सरकार भी है और वहां की जो राज्य सरकार जहां उसका उत्पादन हो रहा है। तो ऐसे में जब प्राइमा फेसी की बात आएगी और जो अपराध घटित हो रहा है सामने दिख रहा है, तो हमको उन सारे जिम्मेदार लोगों को जिनके समय में ये सैंपल पास हुए हैं, जिनके समय में उत्पादन हुआ है, उन सबको इसमें हमको आरोपी बनाना चाहिए। और अपराध तो देखिए न्यायालय में जाके सिद्ध होगा। नहीं, लेकिन एक सवाल दोषियों की बात, भाई दोष लेकिन हम आरोप तो लगा सकते हैं। दोष सिद्ध होने की बात तो बहुत दूर की बात है। ठीक है, पहले प्राइमा फेसी तो बने, क्योंकि चर्चा ये भी थी कि भाई साहब बनेगी तब तक कैसे आप दवाई को लेकर उसमें कैसे पैदा होगा न्याय का? उस सिरप में मेंशन भी किया गया था कि 4 साल से ज्यादा की उम्र के बच्चों की दवाई नहीं देनी है। जो अधिकतर जो मरने वाले हैं, बच्चों की मौत हुई है, 4 साल से कम के। तो ये बात डॉक्टर को अगर जानकारी थी, ये जानकारी है तो उनका अपराध है और उनकी अपराध ही माना जाएगा, गिरफ्तारी की गई है, उनके ऊपर बिल्कुल दर्ज होना चाहिए। बिल्कुल। राजन नायर साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। आप किस तरीके से, क्योंकि लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं, आप पिछली चर्चाओं में यहां पर शामिल रहे हैं,
आप किस तरीके से इस कार्रवाई को देख रहे हैं? तो जिम्मेदारों की पूरी सूची है जिसमें चाहे ड्रग कंट्रोलर हो जिनको पहले सैंपल लिए जाने चाहिए थे, उनकी जांच करनी चाहिए थी, या फिर जो डॉक्टर को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, आप कितने सहमत इन कार्रवाइयों से? और जो नाम अभी सामने आए हैं, किस तरह की कार्रवाई की उम्मीद करते हैं? देखिए, हृदय विदारक घटना तो है ही और सभी लोग शोक संतप्त हैं भी, लेकिन कार्रवाई किस प्रकार से होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, ये सब तो सरकार और नियम कानून हमारे जो न्यायिक प्रक्रिया है उस सब में चल रहा है। मैं यहाँ पे दूसरी बात कहना चाहता हूँ, जैसा कुंदन जी ने कहा और तिवारी जी ने कहा कि सैंपलिंग का यहाँ तक मामला है। मैंने पिछले बार भी कहा था 74 हमारे यहाँ 74 मध्य प्रदेश में ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं और पब्लिक की बात करें 1.5 करोड़ जनता है, इतना बड़ा सेटअप है, तो मुझे लगता है कि ड्रग इंस्पेक्टर्स की संख्या बढ़ाई जाना चाहिए। और मेरा तो यहाँ पे एक बात और कहना है कि ब्लॉक लेवल पर भी हमारे ड्रग इंस्पेक्टर होना चाहिए। जैसा कि विकास खंड है हमारे यहाँ 313 विकास खंड है और इतना नहीं हो पा रहा है, तो कम से कम हर विधानसभा क्षेत्र में एक ड्रग इंस्पेक्टर तो होना ही चाहिए। जैसा कि तिवारी जी ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करी तिवारी जी ने, तो जिले लेवल पर टेस्टिंग लैब होना बहुत जरूरी है ताकि एक जिले में कम से कम एक ड्रग इंस्पेक्टर रहे या एक विधानसभा में एक ड्रग इंस्पेक्टर रहे और पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो जिले में या उस सेटअप में जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी हो। ट्रेंड स्टाफ की बात महत्वपूर्ण है। ट्रेंड स्टाफ में हम केवल फार्मासिस्ट को ही ले सकते हैं, जहां दवा वहां फार्मासिस्ट। अभी पूरे सेटअप में देखा जाए तो फार्मासिस्ट की भूमिका सर अभी इसकी जरूरत महसूस नहीं की गई या फिर इतनी बड़ी घटना घट गई तभी लोग जा रहे हैं, क्योंकि अभी भी जो व्यवस्था में थे। हाँ विनोद जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? राजन जी इसमें एक चीज और भी है। पहले मैं एक बात अपनी समाप्त कर दूं, सर आप जरूर बोल लीजिएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर जैसा तिवारी जी ने कहा, ट्रेंड स्टाफ और इक्विपमेंट, और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी जो हमारे फार्मासिस्ट है उसकी भूमिका महत्वपूर्ण होना चाहिए। हम देखते हैं कि इस पूरे सेटअप में फार्मासिस्ट की भूमिका बहुत कम है और हमारा जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है, हमारे जो फार्मेसी एक्ट है, उसमें बहुत स्पष्ट प्रावधान दिए हुए हैं कि जहां पे अनक्वालिफाइड पर्सन या नॉन क्वालिफाइड पर्सन अगर दवा संबंधित काम करता है उसको विभिन्न तरह के उसमें सजा का प्रावधान रखा हुआ है। और अभी अभी एक लेटेस्ट में जो फार्मेसी को सर्कुलर निकाला है उसमें 3 माह की सजा और 2 लाख रुपए तक का जुर्माना। बहुत सारे आमतौर पर ऐसी चीजें देखते हैं सामने दिखाई देती हैं जहां पर जो लोग काम करते करते सीख जाते हैं और ना उनके पास कोई डिग्री होती ना एक्सपीरियंस होता। नहीं, इसी कारण इस प्रकार की घटनाएं होती है ना सर। लेकिन एक बात राजन जी, एक बात हमको और समझना पड़ेगी। एक तरफ सरकार शराब के लिए लाइसेंस देती है, दूसरी तरफ कहती है शराब पीना अपराध है। एक तरफ जो है शराब का मामला अलग मामला है, ये जीवन से जुड़ा हुआ मामला है। मेरी बात सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए। एक तरफ सरकार कहती है साहब कि अवैध कॉलोनी नहीं बनना चाहिए और सरकार का एक प्रतिनिधि जो है सुप्रीम कोर्ट जाता है ग्वालियर से, कहता है साहब हमारी रेवेन्यू कम हो जाएगी अगर हम रजिस्ट्री नहीं करेंगे तो आप मैं बात ये कहना चाह रहा हूं तो सुधार की तरफ बात ही कह रहा हूं। इसके अलावा ड्रग स्टोर पे आप देख लीजिए ऐसी कई अमानक दवाई हैं जो बरसों से बैन है, बरसों से बैन है। वो दवाइयां आज भी बिक रही हैं धड़ल्ले से। देखिए वो इसकी मॉनिटरिंग कौन करेगा? पूरा सिंडिकेट है, उस सिंडिकेट का आपको पर्दाफाश करना पड़ेगा। जब तक वो सिंडिकेट में आप नहीं घुसेंगे। ठीक है विनोद जी, मैं आपका भी महत्वपूर्ण मैं आ रहा हूं। कहां चालू होता है? किसी ब्लॉक स्तर के इंस्पेक्टर की अधिकार क्षेत्र में नहीं आता कि साहब उसकी जांच करें। वो जिले के भी नहीं आती, जो कि जब दवाई की परचेसिंग होती है तो वो सेंट्रलाइज परचेसिंग होती है और राष्ट्रीय स्तर पे आपके दवाई बाजार में जाती है। ये सरकारी दवाई का मामला नहीं है, इंडिविजुअल दवाई का मामला है। किसी भी दवाई के ये सब पे नियम लागू होता है। इसीलिए मैंने कहा नॉन जेनरिक इसीलिए मैंने कहा कि ड्रग इंस्पेक्टर की संख्या बढ़ना चाहिए। ब्लॉक में इंस्पेक्टर कर दोगे पैदा तो एक इंस्पेक्टर राज्य में आ रहा हूं। ठीक है राजन जी आपके पास आ रहा हूं, विनोद जी आ रहा हूं आपके पास, क्योंकि डॉक्टर करण पिपले हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार चर्चा को सुन रहे हैं। डॉक्टर साहब क्या कुछ आप देख रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर जिस तरीके से प्रवीण सोनी को गिरफ्तार किया गया है, क्या उनकी भूमिका को आप मानते हैं? आप डॉक्टर हैं, बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, क्योंकि अगर उसके पास ही नॉलेज था कि 4 साल की उम्र से ज्यादा के बच्चों को ये चीजें दी जा रही है वो अपराध है, कम जो उम्र है 4 साल से उनको नहीं दी जानी चाहिए लेकिन दी गई उनको, आप क्या सोचते हैं? ध्यान से सुनिए, जब ये क्राइम हुआ है हम लगभग 10-12 दिन से आपके चैनल के माध्यम से राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इन सबके उसमें के समाचार जा रहे हैं और इन्हीं खबरों के बाद ये कार्रवाई जो शुरू हुई थी उसकी चर्चा तो बिल्कुल हो रही है। आपका प्रश्न है कि डॉक्टर को क्यों गिरफ्तार किया गया?
हमारे पैनल में जो लोग बैठे हुए वो सब ठीक है, करण पिपरे साहब, आपकी आवाज या प्रॉपर नहीं पहुंच पा रही है, आपको उसको दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं, आप लौटेंगे। कुंदन जी, मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि अब लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। अब जो कार्रवाइयां की जा रही हैं उन पर भी जो चीजें की हुई हैं, कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है, कमलनाथ को लेकर भी हमने चर्चा की है। अब कांग्रेस क्या कुछ इसको लेकर तैयारी कर रही है, जमीन पर उतरे हैं तमाम नेता, आपकी क्या भूमिका अब आगे देख रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से ये बहुत ही दुखद घटना है और आज हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष माननीय जीतू पटवारी जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उसके अंदर सीधी सीधी स्पष्ट, जैसे कि तिवारी जी ने भी इस बात को कहा कि इस पे एसआईटी गठित करके, और उनके द्वारा, जीतू पटवारी जी के द्वारा एक मांग और भी की गई है कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। साथ में स्वास्थ्य मंत्री जी का इस्तीफा होना चाहिए, उनके द्वारा घोर लापरवाही बरती गई है, इसलिए उनका इस्तीफा यहाँ पे होना चाहिए। और साथ में मध्य प्रदेश के जो ड्रग कंट्रोलर हैं और मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग के जो पीएस हैं, उनके ऊपर भी तत्काल एक्शन लेते हुए एफआईआर होनी चाहिए। ये मांग कांग्रेस पार्टी की है और अगर इन मांगों पे सहानुभूति पूर्वक विचार नहीं किया गया, उन काल कवलित हुए बच्चों को श्रद्धांजलि देते हुए सरकार ने एक्शन नहीं लिया, तो कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश के अंदर जन जागरण आंदोलन भी करेगी, घेराव भी करेगी और प्रार्थना सभाएं भी करेगी। ठीक है, अब तमाम तरीके से कांग्रेस लगातार सवाल उठा रहा है। संदीप परिहार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मेडिकल स्टोर संचालक हैं। संदीप जी, दवाओं को लेकर लगातार तैयारी चर्चाएं की जा रही है। अब जो दवाएं दी गई या फिर और ऐसी जो दवाओं पर बैन लगाया गया है, इसमें क्या कुछ भूमिका आप देखते हैं और दवाएं कैसी हो सकती है? क्या कुछ आपको लगता है दवाओं को लेकर, क्योंकि और भी मार्केट में ऐसी दवाएं हैं जिनको लेकर अब चर्चाएं शुरू हुई, इन पर भी बैन लगना चाहिए। क्या कुछ आप मेडिकल में इन दवाओं को देखते हैं? देखिए, मैं पहली बात ये बताना चाहूँगा कि जो दवाएं हैं 3 प्रकार की हैं मार्केट में अपने। एक तो है ब्रांडेड मेडिसिन, दूसरी है जेनरिक और तीसरी है पीजी, उसको हम प्रोपेगेंडा बोलते हैं। जो ब्रांडेड मेडिसिन रहती है तो इसकी जो मार्जिन रहती है तो 15-20% की रहती है, और जो जेनरिक रहती है 80 से 90%, और पीजी जो रहती है इसकी भी कम से कम 80 से 90% मार्जिन रहती है। जो आज मार्केट में है तो ब्रांडेड मेडिसिन दिन पर दिन घटती जा रही है, और ये पीजी मेडिसिन जिसमें कि जो मार्केट रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं, जो कि डॉक्टर को एडवाइस करते हैं, वो कंटिन्यू मार्केट में आ रही है। और जो रही बात इसकी क्वालिटी की, तो मैं आपसे बताना चाहूँगा, जितनी भी पीजी और जेनरिक मेडिसिन रहती है तो कहीं भी आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जाएंगे, क्वालिटी जो उनका कंट्रोल रहता है तो उन्हीं का डिपार्टमेंट का रहता है। जो क्वालिटी कंट्रोल का जो वास्तव नेतृत्व होना चाहिए, रॉ मटेरियल से लेके और उसके पैकेजिंग तक का, जो कि वास्तव में उसको बिल्कुल मेंटेन नहीं करती। और जो यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक में जो वास्तव हुआ है, तो जो डीजी और पीजी, डाइएथिल ग्लाइकोल और प्रोपिलीन ग्लाइकोल, जो डीजी का है मेन अहम रोल है, तो ये ऑलरेडी 2022 की मैं बात कर रहा हूँ, नामीबिया में जब खांसी से लोग मरे थे, इसको बैन कर दिया गया था। WHO ने भी इसको बैन लगाया था, और डिपेंड ये करता है कि अपने भारत सरकार ने भी इसको बैन लगाया था, क्योंकि ये इसलिए यूज किया है इन्होंने क्योंकि इसकी कॉस्ट कम है, और प्रोपिलीन ग्लाइकोल जो है इसकी कॉस्ट ज्यादा है। और डीजी का जो मेन यूज है, इस जो पेंट होता है, ऑयल पेंट होता है, इसमें यूज किया जाता है क्योंकि ये गाढ़ा कर देता है इसको। और जो प्रोपिलीन ग्लाइकोल जो है, इसका जो मात्रा जो यूज करते हैं, तो उसमें ये डिपेंड करता है कि माने जो बच्चों को कड़वाहट आता है तो मिठास के लिए यूज करते हैं। तो ये मैक्सिमम जो पीजी दवाइयां रहती हैं इसमें बिल्कुल नहीं यूज करते, क्योंकि कॉस्ट पड़ता है। अगर ये उसको प्रोपिलीन ग्लाइकोल यूज करेंगे तो इसका कॉस्ट बढ़ेगा, तो ज़्यादा ये खर्च नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेन डिपेंड करता है कि जो ये पीजी दवाइयां हैं इसमें रोक लगाया जाए, और इसका जो क्वालिटी कंट्रोल मेंटेन किया जाए। और जो इलाज करते हैं 80-90% डॉक्टरों को इलाज करते हैं, इसको बंद किया जाए। अगर यहाँ पर सिस्टम बंद कर देगा तो ऑलरेडी ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अभी रोक नहीं लग पाती है, मार्केट में दवाइयां हैं, तो इसकी क्या वजह? क्योंकि आप इन चीजों को बेहतर समझते हैं जी। कुछ इसमें जी मैं इसमें बताना चाहूंगा। इसमें क्या रहता है, पहले जो MCI था, अपना मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, इन्होंने एक सर्कुलर जारी किया था कि कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी डॉक्टर को एडवाइज नहीं करेगी, क्योंकि ये टूर पैकेज वगैरह देते थे। लेकिन उसको अनदेखी करते हुए जो ये पीजी कंपनियां मार्केट में आ गई हैं, ये एकदम खुलेआम धड़ल्ले से एडवाइज करती हैं डॉक्टरों को। तो आज आप देखेंगे, कोई भी डॉक्टर के आप चले जाएं, उनके प्रिस्क्रिप्शन में आप देखें 8 से 10 मेडिसिन रहती, जो 2 मेडिसिन में काम होना चाहिए वो 10 मेडिसिन लिखते हैं। देखिए भाई, मैं खुद मेडिकल संचालक हूँ, मैं खुद इसका विरोध कर रहा हूँ ना। आप 2 मेडिसिन लिखिए ना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वास्तव में जो
आम जो गरीब जाता है तो डॉक्टर पर विश्वास करके जाता है, तो उनको वास्तव में ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं तो इसमें गलत, क्यों कोल्ड ड्रिप जो थी अगर डॉक्टर चाहता तो उसमें मल्टीनेशनल कंपनी दवाई लिख सकता था, डॉक्टर ने आखिर क्यों नहीं लिखी? तो अब बार बार वही आप कोल्ड ड्रिप ही लिख रहे हैं, क्योंकि आप समझ जाइए इसमें साफ साफ है कि डॉक्टर के अप्लाई से डॉक्टर लिख रहे थे उसको। ठीक है करण पिपरे साहब, आप पूरी चर्चा को सुन रहे हैं, आपकी आवाज दुरुस्त करा दी गई है, आपका इन बातों को लेकर क्या कहना है? क्योंकि डॉक्टर के हाथ में भी बहुत कुछ होता है, अगर वो कुछ चीजों को समझ रहे हैं तो शायद एक कंडीशन ना बने, वो समझ के सवाल खड़े कर दें, वो फिर चीजों को लोगों को जागरूक कर दें, पहले से आगाह कर दें। आज के डिस्कशन में सबसे पहला पॉइंट तो ये है, जो मेरे पहले के जो स्टार्टिंग में जो प्रवक्ताओं ने बोला था, बहुत अच्छी सलाह दी थी 3 लोगों ने कि सबसे पहले तो FIR दर्ज कराइए, नंबर 1 नोट कर लो इसको। नंबर 2 पे जो लोग जिम्मेदार अधिकारी हैं और जो मैन्युफैक्चरर हैं और जो बेचते हैं और जिनको सबको मालूम है कि इस दवा से बच्चों को नुकसान होगा, इसके साइड इफेक्ट होते हैं, मौतें होती हैं और बच्चों में कंट्रा इंडिकेटेड है, उनको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। एक डॉक्टर को गिरफ्तार करके आप क्या साबित करना चाहते हैं? किसी को भी गोलमाल करके इस प्रकार से घुमा घुमा के जलेबी बना के केस को हल्का कर देंगे, डायलूट कर देंगे, खत्म हो जाएगा। और ये सिस्टम अभी जैसा चल रहा है ये और बढ़ जाएगा, धड़ाधड़ धड़ल्ले से चढ़ेगा और लोगों की मौत होंगी। आप नियम बनाने की, भाई अभी नियम तो बने हुए हैं, इसको स्ट्रिक्ट करिए, जांचें करिए। जो अधिकारी ढीले हैं, लचीले हैं, जिनका स्वभाव अच्छा नहीं है, जिनका स्वभाव पैसा खाने का है, उनको हटाइए। जांच के घेरे में हैं जो लोग, उनकी जांच करके उनको दंडित कीजिए और इसकी CBI जांच या SIT की बैठक करा करके इसमें लोगों को यानी डॉक्टर साहब, यानी जो अभी तक कार्रवाई की जा रही है, जो जांच की जा रही है, आप इससे खुश नहीं है? आप और तरह की सख्त कार्रवाई की बात कर रहे हैं? संतोषजनक नहीं है, क्योंकि सरकार ने सोच रखा है, चीजें लगातार हो रही हैं, सामने आ रही हैं। हेलो जी, क्योंकि कार्रवाई लगातार जारी है, अब आगे शायद और भी हम नाम एक्सपोज देखें जिनकी गिरफ्तारी भी हो। अभी तक की कार्रवाई को लेकर आप बिल्कुल खुश नहीं है, ये माना जाए? नहीं, बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा, ना दिखाई दे रहा है कि क्या कार्रवाई हुई है। एक डॉक्टर को गिरफ्तार भर किया है बस। ठीक है, देखिए महत्वपूर्ण बात है आपकी, और आप सब लोग जो आपके तर्क रख रहे हैं, आप अपनी अपनी चीजों के जानकार हैं, और ये चर्चा का मकसद भी यही है, क्योंकि जब ये चर्चा होगी तो जिम्मेदारों तक अगर सवाल पहुंचेंगे तो और क्या बेहतरी हो सकती है। ये घटनाएं अगर आज हो गई है तो दोबारा ये घटनाएं ना हो, इनका उद्देश्य हमारा यही है। विनोद तिवारी जी, आपने सभी बातों को सुना, जो कार्रवाई लगातार की जा रही है उससे बहुत सारे सवाल यही निकलकर सामने आ रहे हैं कि ये कार्रवाई नाकाफी है। अब कार्रवाई के तौर पर और क्या इसमें आगे आप देख रहे हैं, जो सरकार को बहुत जल्दबाजी में चीजें करनी चाहिए, अब देर नहीं लगाना चाहिए? मैं इस बात को संदीप परिहार की बात से शुरू करूंगा, जिन्होंने कहा कि प्रोपेगेंडा वाली जो दवाइयां हैं उनको बाजार में बेचा जा रहा है। आपको जानकारी, चूंकि आप मेडिकल संचालक भी हैं, यहाँ डॉक्टर साहब भी हैं और बाकी लोग भी हैं, हिमाचल प्रदेश में एक शहर है जहाँ पे दुनिया भर की बहुत सारी दवाइयाँ बनती हैं। हाँ। और आप अपनी कोई भी कंपनी बनाई है यहाँ पे, उसका आप जो है मार्केटिंग की दर्ज करा लीजिए, उनके पास मॉलिक्यूल रजिस्टर है, सरकार से मान्यता प्राप्त है, और 5 रुपए की दवाई 100 रुपए में आप प्रिंट करके बेच दीजिए। 50 रुपए डॉक्टर का कमीशन है, बाकी और जो सिस्टम में लोग हैं उनका कमीशन है, और थोड़ा बहुत पैसा जो है 10-20% आपके मेडिकल संचालक को मिल जाता है, और जो बनाने वाला है, जो जिसकी मार्केटिंग कंपनी है, 20-25% उसको ही मिल जाता है। तो इस तरह का पूरा कॉकस, पूरा गिरोह चल रहा है। आप देख लीजिए, हर रोज 10-15 कंपनियां रजिस्टर होती हैं और वो सिर्फ यही काम कर रही हैं। ये जो बात हो रही है, हर गांव में जा जाके वो कहते हैं साहब ये दवाई बेचिए, ये हमारा लीजिए, और आपको क्या चाहिए लीजिए। बात अब पैकेज की नहीं रह गई भाई, आप तो पैसे देने के तरीके बहुत सारे आ गए हैं। कोई गोल्ड में देता है, कोई प्लेटिनम में देता है, कोई अलग अलग तरीके से देते हैं। जरूरी थोड़ी कि एक पैकेज कितना हुआ 2-4 लाख रुपए का, अरे वहां तो 50 लाख 1 करोड़ रुपए की बात करिए, करोड़ों की बात करिए आप। एक जिले में करोड़ों की दवाई सप्लाई होती है भाई साहब। आप सोच लीजिए 30%, 35%, 40% कमीशन जाता है, कहां जाता है, किसके पास जाता है, ये पता करने की जरूरत है। मतलब ये मैं कह रहा हूं कि डॉक्टर भी जिम्मेदार है इसके लिए, कि वो अपने फायदे के लिए कई बार ऐसी प्रिस्क्रिप्शन लिख देते हैं जो नहीं लिखना चाहिए, सिर्फ लालच के चक्कर में। लेकिन उनसे ज्यादा जिम्मेदार वो हैं जिन्होंने उस दवाई को पास किया है। जो फूड एंड ड्रग की जो लैब है, वहां से कैसे पास हो गई है। मध्य प्रदेश के फूड एंड ड्रग की लैब देख लीजिए आप, वहां पे टेक्नीशियन नहीं है, वहां पे फार्मासिस्ट नहीं है, किराए के लोग लेके, संविदा पे लोग लेके आप काम कर रहे हैं। संविदा पे लेके आप काम कराओगे, कितने लोग जिम्मेदारी से काम करेंगे? जब तक आप किसी के ऊपर जिम्मेदारी नहीं जताओगे, या किसी के ऊपर कोई चेतावनी नहीं दोगे, या किसी के ऊपर कोई ऐसा कानूनी जिम्मेदारी नहीं आएगी, तब तक वो कैसे, उसकी क्या जिम्मेदारी है,
क्या वो जांच करेगा? और ठीक है। उसने गलत जांच कर दी, राजन आप नायर क्या कर जी, लोगे? क्विक उसका? रिएक्शन आपका, नौकरी फिर से निकल यशपाल जी के जाएगा। पास जाऊंगा। देखिए, मैं भी वही बात कहने की कोशिश कर रहा था, आप समझने की कोशिश करिए। जो गतिविधि हो गई, जो हो गया है, वो तो अपनी जगह अलग है, वो सारी एजेंसी, एसआईटी वगैरह सब जांच चली रही है। मेरा कहना यह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने की आवश्यकता है। जैसा कि मैंने कहा कि जिले लेवल पे टेस्टिंग लैब बनना बहुत अनिवार्य है। अभी मैं थोड़ा सा गवर्नमेंट तरफ जाऊं तो मध्य प्रदेश सरकार भी करीब 1100 करोड़ रुपए की दवाइयां खरीद रही है, अगर मोटे तौर पे देखा जाए तो। और उसकी मॉनिटरिंग करने के लिए फार्मेसी पृष्ठभूमि से कोई भी प्रशासनिक पद पर नहीं है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि ये सारे जो जिले लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे या ऊपर लेवल पे भी इसकी ठीक से मॉनिटरिंग नहीं हो पा रही। तो हमने भी एक प्रपोजल दिया हुआ सरकार को कि जैसे कारपोरेशन है, कारपोरेशन में करीब 40 लोगों की लिस्ट है मेरे पास। इसमें से करीब जो ऊपर के टॉप 19 लोग हैं, इसमें से कोई भी फार्मेसी बैकग्राउंड से नहीं है। अब सरकार अगर 1100 रुपए की दवाई खरीद रहे हो, फार्मेसी बैकग्राउंड से कोई टॉप लेवल पे व्यक्ति नहीं है, तो इन दवाइयों के बारे में भी सरकार को विचार करना चाहिए। तो लेकिन राजन जी, ये क्या बात उनकी अभी जानकारी इस बात की उनको नहीं है, या फिर वो इस चीज को भी इतनी गंभीरता से नहीं लिया गया? क्या इसकी वजह? सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए। अब इस प्रकरण के बाद सरकार गंभीरता से लेना चाहिए। और हम लोग निरंतर बात कर रहे हैं कि फार्मेसी का संचालनालय होना चाहिए, जिसमें टॉप से लेकर नीचे तक की जो भी दवाओं का मामला हो, वो सारी चीजें वो संचालनालय के माध्यम से ऑपरेट होना चाहिए। अभी हमारा हेल्थ का जो डायरेक्टरेट है वही पूरी दवाइयों संबंधित मामले कर देखता है। तो एक अलग से संचालनालय बन जाए, नीचे से ले ऊपर तक सारे लोग वहां बैठे, और खास तौर पे फार्मेसी पृष्ठभूमि के लोग बैठे, ताकि फार्मेसी से जुड़े हुए, दवाओं जुड़े मामले में हर चीज बारीकी से नोट करा पाए। और जो हमारे ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है, हमारा फार्मेसी एक्ट है, उसका पालन भी सुनिश्चित हम लोग करा सकें। ठीक है यश भारती जी, बहुत सारी चीजें इनमें बेहतरी की उम्मीद की जा रही है, और भी जो कार्रवाई अभी तक हुई है, कई सवाल ये है कि वो कार्रवाई नाकाफी है। एक राजनीतिक होने के नाते आप किस तरह की कार्रवाई अब चाहेंगे कि ये फलाना कार्रवाई इस व्यक्ति पर हो जाए, या फिर इस तरह की कार्रवाई की आप उम्मीद रख रहे हैं? देखिए, कड़ी से कड़ी सजा की आवश्यकता है, ताकि एक नजीर बने, कोई भी भ्रष्टाचारी कम से कम किसी की जान के साथ खिलवाड़ ना करे। मैं एक बड़ा उदाहरण देता हूं जिसको हम हर साल देखते हैं और हर साल दोहरा रहा है। मुझे लगता है, मैं 45 साल का हूं और 45 साल से मैं देख रहा हूं, सरकारें आई और चली गई, लेकिन वो व्यवस्था नहीं सुधरी। और अब वर्तमान में जो हिंदू समाज की ठेकेदार बनती है, सनातन समाज की ठेकेदार बनती है, दीपावली प्रभु राम का त्योहार आ रहा है, जो घर वापसी हुई, मावे में मिलावट, मिठाइयों में मिलावट, खुलेआम पकड़े जाएंगे, और ये हर साल पकड़े जाते हैं। कहां पाबंदी रुक पाई? और इसी तरीके से लोगों की खाद बीज में मिलावट की बात सामने आ गई, खेत में मिलावट, तो जो खाना हमको मिल रहा है वो मिलावट का मिल रहा है। तो कुल मिला के ये भ्रष्टाचार की पूरी जो परत जम चुकी है, उससे जान आदमी की जा रही है। खाने में मिलावट है, खाद में मिलावट है, जो फल सब्जी हर चीज में मिलावट नजर आ रही है। अब दवा में मिलावट आ रही है। तो यहां नीयत का मसला है कि नियंत्रण रखने की नीयत सरकार की दिखाई नहीं दे रही है। नहीं तो ये पुनरावृत्ति लगातार नहीं होती। चाहे इंदौर में 2 बार सरकारी अस्पताल के अंदर जहां चूहे के काटने से लोगों की मृत्यु हो, बच्चे की मृत्यु हो, या अन्य अस्पतालों में हो। मैं अभी आपकी एक डिबेट में पहले भी शामिल हुआ था। मध्य प्रदेश के 4 बड़े महानगर शहर हैं, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर। वहां स्वास्थ्य की व्यवस्था इतनी खराब है कि मध्य प्रदेश में आप अपना इलाज नहीं करा सकते। यहां तक कि खुद मुख्यमंत्री और गवर्नर का भी इलाज कराना पड़ता है तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में निजी अस्पताल में भर्ती कराया जाता है उनको। सरकारी अस्पताल कोई इस लायक नहीं, जबकि भोपाल राजधानी में केंद्र सरकार ने एम्स खोल रखा है, लेकिन एम्स में भर्ती नहीं होता कोई भी, ना मुख्यमंत्री ना गवर्नर। उन्होंने भर्ती कराया जाता है एक निजी अस्पताल में, और उसके बाद मामला बिगड़ता है तो एयर एम्बुलेंस से दिल्ली ले जाया जाता है। तो निजी व्यवस्था पे पूरी तरीके से सरकार आश्रित हो चुकी है। कहीं भी सरकारी व्यवस्था ठीक नहीं है। खुद बड़े बड़े अधिकारी भी निजी अस्पताल में भर्ती होना पसंद करते हैं। सरकारी व्यवस्था से सब दूर होते चले जा रहे हैं। और ये जो घटना घटी है, मेरे जैसा व्यक्ति अपने बच्चे को सरकारी व्यवस्था में ले जाने में डर रहा है, तो आम आर्थिक रूप से कमजोर, शैक्षणिक रूप से कमजोर, जिसमें समझ कम है, वो कैसे इलाज कर पाएगा, कैसे भरोसा करेगा सरकार के ऊपर? मामला नहीं है सर, अब ये निजी व्यवस्था का मामला था। जो डॉक्टर थे वो गवर्नमेंट प्रैक्टिशनर नहीं है, वो प्राइवेट प्रैक्टिशनर है। तो इसलिए ये जो भाई साहब कह रहे हैं कि सरकार की अपनी एक अलग व्यवस्था है। सरकार में बहुत सारी सरकार में योजनाएं चल रही हैं और बहुत सारा सरकार ने सेटअप लगाया हुआ है, सारी सरकार ठीक ढंग से काम कर रही है। ये व्यक्तिगत मामला है कि राजन सर, क्योंकि जब एक मामले सामने आते हैं उसके बाद पर्दे जब पुर्ती खुलती है, तो अभी तो हमें यही नजर आ रहा है कि हर जगह नकारात्मकता है, हर जगह, क्योंकि एक तस्वीर है जो कमियां हैं, सिर्फ कमियों पे बात हो रही है।
लगातार योजनाएं चल रही हैं, काम हो रहा है, लेकिन राजन जी रिटायरमेंट के बाद करोड़पति कैसे बन जाता है अधिकारी, ये बताइए आप मुझे। देखिए ये इस टाइम व्यवस्था, जो है, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, व्यवस्था की बात कर रहे हैं, सरकार की बात कर रहे हैं, तो कैसे करोड़पति बनता है। अभी वो मिस्टर मेहरा जो है 2 दिन पहले उनके यहाँ रेड हुई है, 10 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति निकली, कैसे देखिए कैसे हो गया ये सब? जो चर्चा ये का विषय सब सिस्टम पूरा अलग करना था, जाता जा रहा है। सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा। सरकार का विषय ये है कि जो अभी ये आपने अगर पक्ष लिया तो अपराधियों का साथ देने के बराबर होगी वो। राजन जी कुछ कह रहे हैं? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आज की जो हमारा चर्चा का विषय है उससे अलग हटके हम नहीं जाते हुए सर ये सब भ्रष्टाचार है पूरा, लेकिन क्या है, ये भ्रष्टाचार है, नियति की जो कमी ये है। घटना हो गई है, इस घटना में क्या सुधार लाया जा सकता है, इसमें अगर हम चर्चा करें तो ज्यादा ठीक रहेगा, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, कुंदन जी कुछ कह रहे हैं? आप मुझे बताइए कि हर साल होने वाली मिलावट में क्या सुधार आ गया? हर साल दिवाली और होली पे क्या आप नहीं देखते हैं, इतना मावा पकड़ा गया, अखबार में नहीं देखते, टीवी में नहीं देखते, यश भारती सोशल जी वो मीडिया एक पे अलग नहीं विषय है, देखते? वो ठीक है, क्योंकि अरे इसका विषय अभी अलग हम इस कैसे? पर विषय चर्चा तो कर रहे यही है कि मिलावट पे कहीं कोई रुकावट नहीं है। आमंत्रण है सरकार का कि आइए खूब मिलावट कीजिए, खूब धन कमाइए, भ्रष्टाचार यहाँ पे खूब है, एमपी गजब है। 120 दिन में पकने वाली फसल 60 दिन में पका दी जाती है, मूंग की नहीं फसल। ठीक है सर, आप एग्जांपल अभी दे रहे हैं, लेकिन कितना जहर मिलाया जाता है उसमें, कोई नियंत्रण नहीं है किसी का। चलिए कुंदन जी भी ये कुछ सब कहना चाह रहे चीजें हैं, एक दूसरे से कुंदन जी मिली अपनी हुई बात हैं। रखिएगा। देखिए, हम इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने की बात कर रहे हैं, हम कार्रवाई की बात कर रहे हैं, लेकिन कार्रवाई हो कर रही है। पिछले 2 दशक से भारतीय जनता पार्टी की इस प्रदेश के अंदर सरकार है। सरकार क्या सो रही थी क्या? आप देखिए, एक नया आंकड़ा अभी अभी आया है, सीएजी की रिपोर्ट है, ये सीएजी की रिपोर्ट है 2024-25 की। इसमें प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था के भीतर छिपे हुए एक और बड़े घोटाले का उजागर हुआ है। इस रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश हेल्थ सर्विसेज ने 176 करोड़ रुपए की प्रतिबंधित दवाएं खरीद मारी, और वो बढ़ भी गई, कई जगह पे बढ़ गई, वो सारी दवाएं बांट दी गई। भारत सरकार ने मानव उपयोग के लिए पूरी तरीके से प्रतिबंधित करके रखा था। ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है? कहीं ना कहीं इसके अंदर भ्रष्टाचार का पूरा तरीके से घालमेल है, और ये सरकार भ्रष्ट तंत्र के हवाले हो चुकी है पूरी तरीके से। ये उसी की परिणति है। अगर ये भ्रष्ट तंत्र काम नहीं कर रहा होता यही तो समस्या आज छिंदवाड़ा के अंदर ऐसी घटनाएं नहीं होती। ठीक है, आप ठीक घटना पर बात कीजिए, लेकिन आप सियासी आप बयानबाजी देते आए हैं तो आपको भी लगभग आदत हो जाती है, क्योंकि सरकार को घेरने की बात है, नेताओं की बात है, वो बयानबाजी अलग है सर। अभी जो भी हम मुद्दे पर बात कर रहे हैं, जो मुख्य जिम्मेदार है, सीएजी की रिपोर्ट राजनीतिक बयानबाजी नहीं है, बहुत गंभीर लोग ये बैठते हैं। ये केंद्र सरकार की सीएजी की रिपोर्ट है, सीएजी की रिपोर्ट कांग्रेस ठीक है, पार्टी की सीएजी की रिपोर्ट रिपोर्ट ठीक है, लेकिन सर यहाँ तक नहीं है, ये बहुत गंभीर विषय है, और ऐसी बहुत सारी कमियां निकलती आ रही हैं। उन कमियों पर ही चर्चा हम कर रहे हैं। इनको नजरअंदाज करने का ही नतीजा है ये जो आज सामने देख रहे हैं हम। इस तरह की जो मासूमों की मौतें हो और रही हैं, इन सब बातों को गंभीरता से लेना चाहिए। गंभीरता कहीं भी दिख नहीं रही है, अभी तक भी इस केस में गंभीरता नहीं दिख रही। सिर मगरमच्छों पे कार्रवाई होनी चाहिए, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही। छोटी छोटी मछलियों को घेर के पकड़ा जा रहा है, उससे काम नहीं चलेगा। इस प्रदेश के अंदर बहुत क्षोभ है, दुख है, और बहुत संवेदनशील मसला है ये। इसकी तरफ सरकार गंभीरता से काम करने की आवश्यकता है सरकार को। ठीक है, पुनीत तिवारी जी आपके पास आओगे, क्योंकि तमाम नाम है। तमिलनाडु सरकार में जो 14 साल तक कोल्ड ड्रिंक बनाने की कंपनी की जांच चल रही है, इस पर एक बड़ा सवाल है। जो गोविंदन रंगनाथन गिरफ्तार किया गया है, कटारिया एजेंसी पर भी सवाल है, जो सालों से अमानक दवाएं सप्लाई कर रहा है। शरद जैन का नाम है, ड्रग इंस्पेक्टर जबलपुर है, क्योंकि अगर इन्होंने जांच नहीं की, सैंपल नहीं लिए गए, इस पर भी लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। और एक बड़ी सूची है, प्रवीण सोनी को गिरफ्तार किया गया है, नरेश गुनारे हैं, सीएमएचओ है छिंदवाड़ा अस्पताल में, वो भी क्यों पूरी लापरवाही करते रहे, क्यों उस पर कार्रवाई नहीं की गई, क्यों पहले ध्यान नहीं दिया गया। तो ये तमाम नाम बताए जा रहे हैं। गैर इरादतन हत्या का केस की बात उठी थी, अब इस मामले में इतने सारे नाम हैं, और ये तो शुरुआत के नाम है, और भी बहुत सारे नाम हैं। सभी पर कार्रवाई होना उचित, या फिर जो पहले जिक्र किया गया कि सिस्टम जहां से चीजें आ रही हैं वही एकमात्र उपज के जड़ है। ऋषभ जी, मैं फिर वही बात कहूँगा। अभी हमारे परिहार साहब बता रहे थे, विनोद तिवारी जी भी कह रहे थे, कुंदन साहब भी वही कह रहे हैं। बेसिक जो कानूनी मुद्दा है, अभी डॉक्टर पीपरे साहब ने जो कहा कि नियम कानून सब पहले से बने हुए हैं, बात है उसके प्रॉपर और ईमानदारी से इम्प्लीमेंटेशन की। यदि ईमानदारी से उसका इम्प्लीमेंटेशन किया जाए तो सारी चीजें अपने आप सुदृढ़ हो सकती हैं। अब ईमानदारी से आपके लिए जिम्मेदार कौन है, आप किसे जिम्मेदार मान रहे हैं जो चीजें नहीं हो पा रही? मैं चूंकि कानून का व्यक्ति हूं, तो कानून के व्यक्ति में कानून का व्यक्ति होने के कारण आज की डेट में अपन बिल्कुल प्रथम दृष्टया केवल
फैक्ट्री मालिक को जिम्मेदार मानते हैं और ड्रग कंट्रोलर को, क्योंकि पहली जिम्मेदारी उनकी थी, उनके यहाँ से जो दवाई बन रही थी, और दूसरी दवाई जो स्टेट में आके और वितरित हो रही थी, इसकी पहली जिम्मेदारी ड्रग कंट्रोलर की है। उसको देखना चाहिए कि जो उनके यहाँ दवाएं मानक हैं या नहीं है। उसके बाद फिर यदि जो आप, हमको वो तथ्य नहीं मालूम कि वो 4 साल से कम का था और प्राइवेट डॉक्टर उन्होंने लिखा था, यदि ऐसा है कि 4 साल से कम के बच्चे को दवा नहीं दी जा सकती, तो इसमें प्रथम दृष्टया और पहली जिम्मेदारी डॉक्टर की भी है कि उसको वो दवा नहीं और लिखनी बाकी चाहिए। जो ड्रग कंट्रोलर है या जो नीचे के जो लोग हैं, सब मैंने कहा ना, जिम्मेदारी वो इंफ्रास्ट्रक्चर वाली बात है। मेरे मंतव्य के हिसाब से यहाँ जितने पैनलिस्ट बैठे हैं सब इस बात पे सहमत हैं। देखिए यहाँ पे सियासी मतलब कोई नहीं, ऐसा भी नहीं था कि कांग्रेस की सरकार थी तो वहां ऐसा नहीं हो रहा था, ऐसा भी नहीं था कि बीजेपी की सरकार है तो वहां ऐसा नहीं हो रहा, ऐसा भी नहीं। आप कहें तो दवा कहां से बन रही, हिमाचल प्रदेश से बन रही, वहां कांग्रेस की सरकार है, प्रथम दृष्टया उनकी जिम्मेदारी है कि भाई देख ले। तमिलनाडु बन रही, वहां भी दूसरी सरकार है। तो सरकारी तंत्र के हिसाब से अपन चलें, इंप्लीमेंटेशन को लेकर चलें। ये नहीं कहें कि किसके, ऐसा भी नहीं है कि सरकारें तो रोज बदल रही है लेकिन सिस्टम नहीं बदल रहा, सिस्टम वही है। तो अपने को कानूनी रूप से सिस्टम को बदलने की आवश्यकता है और उसका इंप्लीमेंटेशन प्रॉपर रूप से कानून के हिसाब से करने की आवश्यकता है। कानून के तो बहुत सारी, आज गिरफ्तार हो गए, गिरफ्तार रहेंगे, कोर्ट में जाएंगे, जमानत हो जाएगी, क्योंकि कोर्ट ये मानती है कि साहब जब तक अपराध सिद्ध नहीं होता तो गिरफ्तारी तो किसी का मौलिक अधिकार है, उसको आपने कैसे गिरफ्तार कर लिया बिना प्रूव हुए। ठीक है विनोद जी, क्विक रिएक्शन आपका, कम शब्दों में कहिएगा, कैसे रोक लगाई जाए? देखिए, मैं कह रहा हूं कि कानून को सख्ती से पालन करने की जरूरत है। हमको टीएन शेषन का उदाहरण लेना चाहिए। टीएन शेषन के पहले कोई चुनाव आयोग को जानता नहीं था, लेकिन उन्होंने विद्यमान कानून को ही जब इंप्लीमेंट किया तो उसके परिणाम सामने आए। ऐसे ही जो कानून है, बहुत सख्ती है कानूनों में, ड्रग एक्ट में बहुत सारे नियम है, इसके अलावा सरकार के भी बहुत सारे नियम है, जो आपका एक्ट है उसमें बहुत सारे नियम है, लेकिन हम उनका पालन कितना कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट बात है। जब तक आप उन नियमों का पालन नहीं करेंगे, उन कानूनों का सख्ती नहीं करेंगे, तब तक ये रुकना बहुत मुश्किल है। राजन नायर साहब, क्योंकि योजनाएं कई हैं, बेहतरी के लिए लगातार चीजें की जाती रही हैं, लेकिन अब चूंकि आप लगातार लापरवाही उजागर होती है तो फिर कमियों पर चर्चा होती है। अब इतनी सारी कमियां निकलकर सामने आ रही हैं तो जिम्मेदार बहुत सारे हैं। एक आपने पहले भी जिक्र किया कि जो ऊपर से ही चीजें चली आ रही हैं, जो कंपनी ने बनाई दबाई, वही रोक लगनी चाहिए थी। पहला सवाल तो वही है और उसको गिरफ्तारी भी कर ली गई है, लेकिन और भी जिम्मेदार छोटे छोटे स्तर पर भी, क्योंकि सभी लोग लापरवाह हैं, सभी को ध्यान नहीं है, किसी उम्मीद भी कोई नहीं करता कि ऐसा कोई अप्रिय घटना हो, लेकिन हो जाती है। अगर सभी सतर्क रहते तो शायद ना होता। देखिए, मैं तो यही बात शुरू से कह रहा हूं कि जिन शासन को नियम कानून जो बने हुए जैसा बताया गया है, शासन तो अपना काम कर ही रहा है, करता ही रहेगा। हम तो सुधार की तरफ जाने की बात कर रहे हैं। ये पूरा सिस्टम में तो ये नौबत नहीं आती। अगर पूरे सिस्टम में क्योंकि फार्मेसी बैकग्राउंड, इसलिए बार बार ये बात कह रहा हूं, जहां तक दवाइयों का मामला है, जब तक पूरे सिस्टम में फार्मासिस्टों की भूमिका नहीं हो पाएगी या महती भूमिका नहीं हो पाएगी, जब तक कुछ हो नहीं पाएगा। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको। मैं बार बार फार्मासिस्ट बोल रहा हूं, तो फार्मासिस्टों की भूमिका क्यों निर्धारित करी जाए? हमारे यहाँ बी फार्मा का जो कोर्स होता है वो 4 साल का कोर्स होता है। उसमें जो है सिलेबस के अनुसार 40 हमारे यहाँ 8 सेमेस्टर में 40 वैसे थ्योरी पढ़ते हैं और 32 प्रैक्टिकल पढ़ते हैं। और दूसरी तरफ जो कुछ एमएससी के और बीएससी के लोगों को भी इस लाइन में लेके आ गए हैं, तो उनका 2 साल का कोर्स है। गुजरात के डॉक्टर पटेल ने फार्मेसी काउंसिल में 1200 इंस्टीट्यूशन को परमिशन दे दी जिनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, वो सब अलग डिग्री बांटने का काम था। वो सब अलग विषय है, अलग विषय नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है तो ईमानदारी शासन को। यहाँ मध्य प्रदेश में जो है नर्सिंग काउंसिल, विनोद जी समय हो गया, थोड़ा समझिए, समय हो गया। जिनको नर्सिंग लिखना नहीं आता, जिनको ठीक है, एक चर्चा उस पर हुई है, होती रहेगी, आगे भी होगी, लेकिन समय हो रहा है। मैं सुधार की तरफ जाने के प्रयास। सुधार कैसे होगा जब तक, अरे वो वहाँ 1200 इंस्टीट्यूशन सोचिए, कम होते हैं क्या 1200 इंस्टीट्यूशन को आपने? ठीक है, देखिए एक करके समय पूरा हो रहा है, समय पूरा हो रहा है। एक कमरे में चल रहा है और दवाओं। विनोद तिवारी जी, आपने अपनी बात रख ली है, निश्चित तौर पर ये सवाल पहुंचेंगे, ये सवाल पहुंचेंगे। राजन जी 10 सेकंड की बात करिए। आखिरी में अपनी बात कह दूं कि अभी दवाओं संबंधित मामला चल रहा है, शराब संबंधित मामला चल रहा है और नियम कानून जो भी है एसआईटी घसीट हो गई, एजेंसी अपना काम कर रही है। मैं तो सरकार की तरफ से ये बात कहना चाह रहा हूं, सरकार को ये बात कहना चाह रहा हूं कि इस पूरे सेटअप में फार्मासिस्टों की भूमिका बढ़ाई जाए, ड्रग इंस्पेक्टर बढ़ाए जाए, नीचे लेवल तक ड्रग इंस्पेक्टर को ले जाया जाए और प्रदेश में, जिले में, ब्लॉक में जहां भी दवाइयां आ रही है उसकी प्रॉपर सैंपलिंग हो, प्रॉपर जांच हो और उसकी मॉनिटरिंग हो। और सरकार अपना थोड़ा सा इंस्पेक्टर और बढ़ाए
ताकि मध्य प्रदेश ठीक में है। दवाएं आ रही है सही संदीप उपयोग हो जी, सके। एक सलाह के तौर पर संदीप जी क्या कुछ आप ऋषभ और भाई। कहेंगे, क्योंकि आप मेडिकल से जुड़े हुए हैं, स्टोर संचालक हैं, क्योंकि मेडिकल स्तर पर क्या कुछ और बेहतरी की जानी चाहिए? सर मेन मुद्दा ये है कि जो जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं तो डिपेंड ये करता है कि वहाँ से जब दवाई निकलती है तो उसका प्रॉपर सैंपलिंग हो, जांच हो, उसके बाद ही मार्केट में आए। और डिपेंड ये करता है कि मल्टीनेशनल जो कंपनियां हैं, ब्रांडेड दवाइयां हैं, वो मार्केट में आए। जो जितनी भी पीजी है, जेनरिक मेडिसिन है, इनको तो बिल्कुल मार्केट में आना चाहिए। अगर ये मार्केट में रहेंगी तो डॉक्टर ऑलरेडी लिखेगा और अपने ठीक है। प्रॉफिट के लिए। ठीक है, डॉक्टर साहब, पिपरे साहब, आखिरी सलाह आपकी, जी, क्या सलाह देंगे, क्या सबसे संदेश पहले- देना चाहेंगे, किस तरह से चीज और बेहतर हो जाए? सबसे पहले ये जो कांड हुआ है उसके खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज कराएं और जितने लोग नहीं, जिम्मेदार एफआईआर लोग हुई हैं, है सर, कई डायरेक्टर जगह से कार्रवाई लेके हो रही है, फार्मासिस्ट एफआईआर भी तक। हुई है। नहीं, वो तो ऋषभ- हो रही ऋषभ कैसी भाई, हो रही, तो ऋषभ फिर भाई। आप इतने सारे दिन लगा दिए आपने गोल मोल करके अभी इस प्रकार से कार्रवाई, तो वो परिवार के लोग भी चाहते हैं, ठीक है, आप कह देशवासी रहे हैं भी कि खाना चाहते हैं पूर्ति हो रही है, वो चीजें जो आप और चाह रहे हैं, जिन्होंने ठीक है। अन्याय यश भारती जी किया, कुछ कहना चाह उनको रहे हैं। दंडित किया जाए। ऋषभ भाई, यहाँ पे कॉलेज और प्रैक्टिस की बात चल रही थी। जो व्यापम घोटाले की एक बड़ी खेप डॉक्टर बन के आई है, जो 1-1 करोड़ रुपए दे करके डॉक्टर बने, वो भ्रष्टाचार नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? देश का प्रतिष्ठित संस्थान भोपाल राजधानी में एम्स का, वहां पे आज भी पूरी व्यवस्था नहीं है कि जो बेहतर डॉक्टर बन के तैयार, ना लाइब्रेरी है, लैब है, ना उनकी प्रैक्टिस है प्रॉपर। कैसे बेहतर डॉक्टर बनेगा? तो अगर आप डॉक्टरों पर इल्जाम लगा रहे हैं कि उनने काम ठीक से नहीं किया, तो बेहतर डॉक्टर बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? बेहतर फार्मासिस्ट बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? हर जगह तो आपने भ्रष्टाचार, नर्सिंग घोटाला जो कॉलेज के लेवल पे हुआ है, वो हुआ है ना मध्य प्रदेश में। व्यापम घोटाला मध्य प्रदेश में हुआ है ना। तो जान के साथ खिलवाड़ तो सरकार कर रही है और सब बच रहे हैं। व्यापम में कितने लोगों पे मुकदमा दर्ज हुआ और कितने लोग आरोपी बने, कितनों को सजा हुई, आंकड़े देखिए ना। ठीक है, देखिए, एक मुझे लगता है कि शासन की अपनी योजनाएं हैं, अपने काम करने का तरीका होता है, कोई भी सत्ता में रहे, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर जो तंत्र बनाया गया है, जो सिस्टम बनाया गया है, मुझे यहां से जो नजर आता है सिस्टम फेलियर है। और सिस्टम को लेकर बहुत सारी चीजें ऐसी जो बेहतर होना चाहिए। आपने अपने अपने तर्क रखे हैं, बहुत महत्वपूर्ण तर्क हैं, और मुझे लगता है चर्चा आगे भी होगी और उम्मीद सभी करेंगे कि जो तर्क आपने दिए हैं वो जिम्मेदार तक पहुंचे और चीजें बदले, कम से कम दोबारा ऐसी घटना सामने ना आए। आगे और फिर चर्चा करेंगे, फिर इस मुद्दे पर जो अपडेट होगी आपसे चर्चा होगी। लेकिन फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों को चर्चा में शामिल होने के लिए। कुंदन जी बहुत शुक्रिया, यश जी बहुत शुक्रिया, राजन जी बहुत शुक्रिया, संदीप जी, पुनीत जी, विनोद जी और डॉक्टर करण पिपरे जी बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर सवाल तमाम है, जवाब कब तक मिलेंगे इंतजार रहेगा। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए BSTV। नमस्कार।